जी का एक छोटा सा टॉपिक है यार, कम्युनिकेशन, ये हमारा रह गया था। और इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन 50% आने की प्रोबेबिलिटी है, देख के जाइएगा, आसान सा क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, फ़ोन का कम्युनिकेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके कम्युनिकेशन होता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन है ना, उनके बारे में समझना है। तो देखो भाई क्या होता है, पहले इस वीडियो में हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ बेसिक बातें देखेंगे। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो। ठीक है, जब टेलीफोन पे बात करते हो आप, किसी वीडियो को भेजते हो, किसी ऑडियो को भेजते हो, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रांसमीटर में भेजते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करते हैं सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज कन्वर्टेड टू फॉर्म्स ऑफ सिग्नल। सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम ट्रांसमीटर में भेजते हैं। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो तो पहले आपने कुछ बोला तो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया जाता है तो एक सिग्नल बनता है। मोबाइल में एक ट्रांसमीटर होता है, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और ट्रांसमीटर से जाता है कम्युनिकेशन चैनल में। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन चैनल, जो आपका एयर हो गया, जिस मीडियम में वेव आपकी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पे कुछ नॉइज़ मिक्सअप होती है, नॉइज़ मिक्सअप होकर रिसीवर पे पहुँचती है, मतलब कह सकते हैं कि दूसरे बंदे के फ़ोन पे पहुँचती है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के मेन वो हो गए, इसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रांसमीटर में डालना, ट्रांसमीटर से कम्युनिकेशन चैनल जो कि हमारा एयर हो गया या केबल हो गया, जो भी है, देन ये रिसीवर में पहुंचता है, रिसीवर से हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से रिट्रीव करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे आपको इसमें पहले कुछ डेफिनेशन देखनी पड़ेंगी। ठीक है, मेरा टॉपिक है नेक्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। आसान सा क्वेश्चन बनता है इससे। कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो भाई, इंटरनेट कम्युनिकेशन होता है आपका। इंटरनेट पे आप वीडियो कॉल रिसीव करते हो, ऑडियो कॉल रिसीव करते हो। ठीक है, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, फ़ोन पे आप बात करते हैं, तो ये सब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होता है। सैटेलाइट के थ्रू आप सिग्नल को रिसीव करते हो, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हो आप। इन सब के बारे में आपको यहाँ पे देखना है कि कम्युनिकेशन किस किस तरह का होता है और उसके मेन क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का, अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें कि क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं इसमें, तो सबसे पहले तो होता है एक सिग्नल, सबसे पहले होती है इन्फॉर्मेशन। जैसे आप बोलते हो तो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। ये आपने कोई पिक्चर ली, आपने कोई वीडियो बनाया, इस इन्फॉर्मेशन को हम कन्वर्ट करते हैं सिग्नल की फॉर्म में। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैंने सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो उसको हम लोग एक सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर सिग्नल को क्या करते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, इसको ट्रांसमीटर में भेजते हैं। ट्रांसमीटर इसको क्या करता है, इस सिग्नल को एक कम्युनिकेशन चैनल में भेजता है। क्या बना देता हूँ मैं इधर, दिस इज कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल मतलब एयर, जहाँ से सिग्नल पास कर रहा है ना, स्पेस को बोल सकते हो आप, दिस इज कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इसको कहाँ पे भेजता है, ये इसको एक रिसीवर होता है वहाँ पे भेजता है। ठीक है, रिसीवर इसको रिसीव करके सिग्नल को दोबारा से एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये इसको एक्सट्रैक्ट करता है सिग्नल, और दोबारा आप इसको ऑडियो वीडियो या जिस भी फॉर्म में होता है उस फॉर्म में आप सुनते हो। तो ये दिस इज ब्लॉक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब सबसे पहले आप कुछ डेफिनेशन देखनी पड़ेंगी आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले आता है सिग्नल, है ना, व्हाट इज अ सिग्नल। सिग्नल मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है
उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। दिस इज एनालॉग सिग्नल, जो कॉन्टिन्यूस वैल्यू होती है। एंड दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। ये ऐसे नहीं बनेगा, दिस ओनली 0 और 1। और इस सिग्नल में, इस वेव में हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, जो आप बोलते हो या जो वीडियो होता है, जो ऑडियो होता है, उस सबको हम लोग सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसी सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, वेव के साथ भेजते हैं। सिग्नल के बाद हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांसड्यूसर। इनसे जेईई में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इनके बिना आपका चैप्टर चलेगा नहीं। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है ना जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जैसे हमारा जो माइक्रोफोन होता है ना, माइक्रोफोन क्या करता है कि वो एक साउंड सिग्नल को रिसीव करता है ना, माइक्रोफोन। और उस साउंड की जो एनर्जी होती है, उस साउंड की एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इस साउंड की एनर्जी को करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। और इसमें एक पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। और ये पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करता है, ये प्रेशर को कन्वर्ट करता है किसमें, ये प्रेशर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो आप बोलते हो तो एक प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को रिसीव करता है ये, और एक किसमें कन्वर्ट करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपका माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन में एक पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा होता है। ठीक है, और इसका काम है प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर इसमें आती है नॉइज़। नॉइज़ को हम कह सकते हैं अनवांटेड सिग्नल। अगर आप कहीं पे किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉइस। कभी कभी आप फ़ोन पे बात करते होगे, किसी दूसरे बंदे की वॉइस कैच करने लगती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉइज़। ट्रांसमीटर, आपको पता है ट्रांसमीटर का काम क्या होता है। ट्रांसमीटर का काम होता है सिग्नल को कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू रिसीवर तक सेंड करना। ठीक है, रिसीवर होता है इसमें। रिसीवर कौन होता है, जो बंदा सिग्नल को रिसीव कर रहा है। तो नॉइस, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये सब बातें आपको पता है। देन यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म आता है एटेन्युएशन। एटेन्युएशन वर्ड आगे भी कई बार आएगा। ठीक है, तो एटेन्युएशन का मतलब होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ का वीक होना। जब सिग्नल कहीं ट्रांसमिट होता है ना, तो एब्जॉर्ब होता रहता है धीरे धीरे, उसकी इंफॉर्मेशन जो है, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहती है, आपकी वीक होती रहती है। दैट इज कॉल्ड एटेन्युएशन। देन वी हैव एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना। एम्पलीफाई करना मतलब अगर सिग्नल वीक हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ को दोबारा से बढ़ा देना। दैट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। देन आते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है कोई सिग्नल जहां तक जा सकता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। इनको पॉइंट वाइज लिखते रहिएगा आप। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो एटेन्युएशन इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो आपको पता ही है। और आगे के जो 3-4 टर्म्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बैंडविड्थ। किसी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं ना, तो उसकी पर्टिकुलर बैंडविड्थ होती है। मतलब एक उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है और एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और सिग्नल जिस लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में ऑपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, जैसे 2G 3G 4G की अपनी अपनी बैंडविड्थ होती हैं। तो मिनिमम लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इसके बारे में आगे भी काफ़ी डिस्कशन है बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, देन पास एक मॉड्यूलेशन वर्ड है। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि दो सिग्नल्स को मिक्स करके भेजना। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग
अब ये भी आप समझ लो, अभी आगे डिस्कशन होगा कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को मिक्स करते हैं और इसी को हम ट्रांसमिट करते हैं। एक बड़ा सा टॉपिक है, आगे आएगा मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन मतलब लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ मिक्स करके भेज देना, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं कैरियर वेव, दिस इज कॉल्ड कैरियर वेव। एंड लो फ्रिक्वेंसी जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो लो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मतलब ऑडियो वीडियो या जो भी आपकी पिक्चर होती है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, उसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से हम डायरेक्टली सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, उसको हमेशा हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ ऐड करना पड़ता है तभी भेज सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ठीक है, देन डीमॉड्यूलेशन। अब भैया आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी किसी के साथ मिक्स करके, तो बाद में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को निकालना भी पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जो आपकी वेव आ रही है उसमें से हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी वेव को अलग करना, कैरियर वेव को अलग कर देना जो जिसका काम था कैरी करना, और अपनी इन्फॉर्मेशन को अलग निकालना, दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। देन वी हैव रिपीटर। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट रिपीटर। व्हाट इज अ रिपीटर? रिपीटर क्या करता है यार, अभी आपने पढ़ा है कि सिग्नल एटेन्यूएट हो जाता है जिसकी स्ट्रेंथ कम होती रहती है ना। तो अगर सिग्नल एटेन्यूएट हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब कोई सिग्नल कहीं चलता है एक इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो बीच बीच में हम लोग रिपीटर्स लगाते हैं। ठीक है, और रिपीटर्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, फिर आगे ट्रांसमिट करते हैं, फिर स्ट्रेंथ वीक होती फिर वो इंक्रीज़ करेगा, फिर ऐसे ऐसे वो सिग्नल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो बेसिकली एम्पलीफायर होता है। रिपीटर इज एन एम्पलीफायर, लिख सकते हो आप कि रिपीटर का काम होता है एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एंड दिस इज बेसिकली एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये हमारी मेन डेफिनेशंस हो गई। अब इनके आगे हमारा चैप्टर चलेगा, तो इन डेफिनेशंस को आप एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बैंडविड्थ देखते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि किस सिग्नल को भेजते हो आप, तो जिस लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। तो होता है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी में हर वे में एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर साइमल्टेनियसली आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं पे भेज रहे हैं तो आपको बहुत सारी वेव्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्पीच की बात करूँ, हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है क्योंकि हमारी जो नॉर्मल वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज़ से 3000 हर्ट्ज़ के बीच में होती है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा वो कम फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करेगा। अब सपोज़ कि आपको कोई सॉन्ग भेजना है कहीं पे, तो सॉन्ग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी होती है। ठीक है, क्यों इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कैरी होती है कि वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और आपको पता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो उसको कैरी करने के लिए आपको ज़्यादा वेव्स भेजनी पड़ती हैं, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए ज़्यादा वेव्स भेजनी है आपको, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है और ये आपकी 20 किलो हर्ट्ज़ के आसपास, मतलब 20,000 हर्ट्ज़ के आसपास आपको बैंडविड्थ चाहिए होती है। मतलब आपको एक सेकंड में इतनी सारी वेव्स भेजनी होती हैं। और बात करते हैं वीडियो सिग्नल की, तो अगर वीडियो सिग्नल है तो वीडियो सिग्नल में क्या होता है, जो आपका मतलब एक तरह से ऑडियो भी हो गया। ठीक है, और मतलब कोई बंदा बोल भी रहा है, साथ में म्यूज़िक भी है ना, और साथ में आपका पिक्चर भी है, तो वहाँ पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करनी पड़ती है। स्पीच भी हो गई, स्पीच की तो हर कमी होती है, प्लस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की उसमें ज़्यादा वो होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और प्लस आपका ये भी आ गया, क्या बोलते हैं, पिक्चर भी आ गई। तो इन सबको कंबाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैरी करनी पड़ेगी। ठीक है, सिग्नल को भेजने के लिए, तो इसके लिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो टेलीविज़न में या जब आप इंटरनेट वगैरह स्ट्रीम करते हो, ठीक है, तो उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ज़रूरत पड़ती है। अप्रॉक्सीमेटली 4.2 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास इसकी बैंडविड्थ होनी चाहिए। तो इससे कम बैंडविड्थ है तो आप सिग्नल अच्छे से रिसीव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपसे कुछ रेंज पूछ सकता है जेईई में। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसीज़ जो होती हैं, ये जो आपके सिस्टम होते हैं, ये किस किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। इसको होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM। जो रेडियो होता है ना, जब रेडियो समझ सकते हो आप, ये रेडियो, और कभी आप रेडियो पे देखना उस पर AM लिखा होता है। AM और FM दोनों लिखे होते हैं। तो AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये आगे आएगा। तो AM वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है
ये 540 से 1600 किलो हर्ट्स, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसको नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। FM अगर आप सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप कभी भी FM चलाएंगे अपने मोबाइल पे या कहीं भी, तो उसमें देखेंगे आप 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। FM को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दोनों हमारे सिलेबस में है, अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। टीवी में क्या होता है यार, टीवी में फ्रीक्वेंसी जो है ना, एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में 54 से 72 मेगाहर्ट्ज के आसपास, और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में 420 से 890, ठीक है। जब HD वगैरह देखते हो तो HD में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आती है उसमें, ठीक है। फिर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, और मोबाइल कम्युनिकेशन में 890 से 935 मेगाहर्ट्ज के आसपास हम लोग बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, ठीक है। और सैटेलाइट में बहुत ज़्यादा होता है, सैटेलाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैरी होती है बहुत सारे सोर्सेज से, ठीक है। तो सैटेलाइट होता है उसमें 6 to 7 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास काम करता है, तो ये आप रेंज याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो याद रखिएगा कि ऑडियो वीडियो उनमें किसके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंज की, किसके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है हमें, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। और ये याद रखें इनकी रेंजेस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की रेंज, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टीवी है ना, मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ना, ये यहाँ से JEE में क्वेश्चन बनेंगे आपको, और इसमें आपसे पूछता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है किन किन टाइप का होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है इस पर। तो किस किस तरह से हम वेव को ट्रांसमिट करते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करने के, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे ग्राउंड वेव की और सरफेस वेव। दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वेव, मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, देखिए आप, दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वेव। तो ग्राउंड वेव में क्या होता है, एक आपका ट्रांसमिटर एंटीना होता है, एक आपका रिसीवर एंटीना होता है, जो सिग्नल होता है वो सरफेस पे ऐसे ग्लाइड करता हुआ चलता है, ठीक है। अब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होता है, इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है यार कि ग्राउंड वेव को यू कैन यूज़ एनीवेयर, कहीं भी अगर आपको लोकल लेवल पे अगर आपको 100-200 किलोमीटर में आपको कोई सिग्नल भेजना है ना, तो यू कैन यूज़ ग्राउंड वेव, ठीक है। इसकी रेंज जो होती है, देखो मैंने लिखी हुई है 530 किलो हर्ट्ज से 1700 किलो हर्ट्ज। तो आप एक लिमिटेशन तो आप समझ गए होंगे कि अगर बहुत ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी है ना, मतलब ठीक है इतना चल जाएगा, हमारा ऑडियो की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है, स्पीच हमारी चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वीडियो भेजना है तो ये कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ 100 किलोमीटर्स तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आपका ये वेव ग्लाइड करती है सरफेस पे, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब होता है क्या पता है, ग्राउंड का नेचर ये होता है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं भेज सकते हम लोग, भेज सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को भेजो आप, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा पता है, एंटीना की पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, ये इसका ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो आपसे पूछ सकता है कि भाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है इसमें ग्राउंड वेव में, तो आप बोलोगे जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, और उसको फिर ट्रांसमिट करने के लिए आपको एंटीना की पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, हाई पावर एंटीना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, और सॉरी ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इस पर डिसएडवांटेज या एडवांटेज पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसमें नोट कर लीजिए आप, सबसे पहले क्या है उसका एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज में ये है कि नोट करिए आप कि फॉर एनी 2 लोकेशंस है ना, ग्राउंड पे कहीं भी 2 लोकेशंस हैं, कहीं भी आप एक एंटीना रिसीवर लगा के यू कैन सेंड इट, ठीक है। एटमॉस्फेयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉट डिस्टर्ब बाई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये नोट कर लीजिए आप, नॉट डिस्टर्ब बाई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। डिसएडवांटेज वही हो गया कि कैन नॉट बी यूज टू सेंड हाई फ्रीक्वेंसीज, ओनली लिमिटेड टू 530 किलो हर्ट्ज टू 1700 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि हाई पावर एंटीना इज़ नीडेड, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो हाई पावर एंटीना इज़ नीडेड। और तीसरा इसमें कि एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम, ठीक है।
ये पॉइंट्स आप नोट करिए इसमें। रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, 530 किलोहर्ट्ज से कितनी 700 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट होता है हमारा यार, तो ग्राउंड वेव नॉर्मली हम लोग ये जो ग्राउंड वेव है ये लोकल एरिया लोकल लेवल पे यूज़ करते हैं। 100-200 किलोमीटर रेंज में यू कैन यूज़ ग्राउंड वेव, ठीक है। अब ग्राउंड वेव के बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है हमारा स्काई वेव, ठीक है। स्काई वेव समझते हैं भाई क्या होता है। स्काई वेव में क्या होता है, स्काई वेव को समझने से पहले आपको थोड़ा एटमॉस्फेयर के बारे में समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर समझनी पड़ेंगी हमें, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। एंड देन हम समझेंगे कि स्काई वेव क्या होती है, ठीक है। तो शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फेयर होता है अप टू 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है 10 to 50 किलोमीटर। देन मेसोस्फेयर होता है 50 to 65 किलोमीटर। वेरी कर सकती है रेंजेस, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दी होती है रेंजेस, ठीक है, बट मोर और लेस इसी के आसपास होता है। जो आयनोस्फेयर होता है, आयनोस्फेयर हमारे इंपॉर्टेंट है, और 65 से कितना होता है 400 किलोमीटर के हाइट पे होता है, ठीक है। तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, और इन सब में होता है क्या है कि डेंसिटी जो एयर की है ना वो डिक्रीज करती रहती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर बिल्कुल नियर है, तो यहाँ पे आपकी जो है वो होती है डेंसिटी, वो लगभग 1 kg/m³ के आसपास होती है, ठीक है। और ऊपर जाने पे फिर ये कम होती रहती है 0.1, और यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग ये 10⁻⁵ kg/m³ हो जाती है, ठीक है। और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करता रहता है, ठीक है। लेकिन आयनोस्फेयर में टेम्परेचर आगे जाके बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर जाता है, इसलिए इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थर्मोस्फेयर। और सबसे लास्ट लेयर होती है, ठीक है। अब देखो भाई इसमें जो आयनोस्फेयर होता है ना, आयनोस्फेयर पे कंसंट्रेट करते हैं। जो हमारा आयनोस्फेयर है, ठीक है, आयनोस्फेयर हमारे काम का होता है, क्योंकि हमारा जो स्काई वेव होती है, स्काई वेव में जो सारा काम होता है वो आयनोस्फेयर का काम होता है, ठीक है। आयनोस्फेयर में बहुत सारे, आयनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं ना कि बहुत सारे जो आपकी जो सनरेज आती हैं, सनरेज वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करती हैं, और आयनोस्फेयर में बेसिकली आपके चार्ज बहुत सारे होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे बहुत हाई होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आयनोस्फेयर में भी लेयर्स होती हैं, ठीक है। और आयनोस्फेयर में पहली लेयर डी होती है, फिर ई होती है, फिर F1 और F2, ये NCERT में दिया हुआ है, इसको ध्यान समझिए आप, लेयर्स, ठीक है। जो भाई डी लेयर होती है ये 65 किलोमीटर के आसपास होती है, ठीक है, 65 to 75, ठीक है। जो ई लेयर होती है अप टू 100 किलोमीटर होती है, ठीक है। फिर तुम्हारी F1 होती है, ठीक है, ये हमारी लगभग 170 to 190 के बीच में होती है, अप टू 170 to 190 किलोमीटर। और जो F2 लेयर होती है, ठीक है, जो F2 लेयर हमारी हो गई, F2 लेयर होती है हमारी कहाँ से कहाँ के बीच में, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ये हमारी F2 लेयर होती है, ठीक है। ये लेयर्स होती हैं, और इन सारी लेयर्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखो गैस की उसकी डेंसिटी तो कम हो रही है, किसकी, जो एयर की डेंसिटी है वो तो कम हो रही है हमारी, ठीक है। लेकिन जो हमारी वो वाली फ्रीक्वेंसी है कौन सी, जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी वो इंक्रीज होती रहती है ना, क्योंकि जितना आप एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो सन रेज आती हैं वो आयनोस्फेयर से टकराती हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है सबसे हाई होती है, ठीक है। तो जो हमारी डी लेयर होती है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ की रेंज में होती है डी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग 10⁻⁹ होती है। और जब आप सबसे ऊपर F2 लेयर में पहुँचेंगे, है ना,
तो F2 लेयर में ये फ्रीक्वेंसी लगभग पहुंच के हो जाती है 10⁻11 की रेंज में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही मेन एप्लीकेशन होता है स्काई वेव में, ठीक है। तो लेयर्स याद रखिए कि इनकी क्या क्या रेंजेस होती है, डी F1 F2, और इसमें आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻9 से लेकर 10⁻11 तक होती है, ठीक है। तो देखो स्काई वेव में क्या होता है, स्काई वेव में जो आप किसी सिग्नल को भेजते हो ना, आप जैसे आप ये अर्थ हो गई, ठीक है, और आपने यहाँ पे ये एंटीना हो गया और यहाँ पे आपने सिग्नल भेजा, यहाँ पे लेयर्स हो गए एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो ऊपर जाने पे होता है क्या पता है, ऊपर जाने पे ये जैसे सिग्नल ऊपर चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है, ग्रेजुअल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और डी लिख लेते हैं यहाँ पे, ई लिख लेते हैं, F1 लिख लेते हैं, F2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो अब आप ऊपर मूव करते हो ना, तो ऊपर जाने पे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिक्रीज करने लगता है। मतलब आप जैसे ऊपर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका वो डिक्रीज कर रहा है, एन इज डिक्रीजिंग। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको फॉर्मूला इसका नहीं देखना है कि एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दिया, बस इतना पता आपको कि जैसे आप ऊपर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती रहती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका धीरे धीरे कम होता रहता है। तो बेसिकली जो आपका सिग्नल है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, समझे। जब डेंसर से रेयर जाएगा, ऐसे पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नॉर्मल से अवे होगा, ऐसे ऐसे, और इसका एंगल बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे ये एंगल क्रिटिकल के बराबर हो जाएगा, और अगर ये क्रिटिकल के बराबर हो गया तो ये रे फिर यहाँ से वापस आएगी, और यहाँ पे एक आपका एंटीना होगा, वो एंटीना इसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। इसको बोलते हैं स्काई वेव, ठीक है। तो स्काई वेव प्रोपगेशन आपसे क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि भाई ये किस एटमॉस्फेयर की किस रीजन, किस लेयर से होता है, तो कहाँ से होता है, आयनोस्फेयर से होता है। क्या इसमें फिनोमेना यूज़ होता है, तो क्या यूज़ होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इसमें यूज़ होता है, ठीक है। क्या इसका ड्रॉबैक है, देखो अब इसमें एक फॉर्मूला है ना, कि इस पर एक आध बार जे में क्वेश्चन आया हुआ है, बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 9√n होता है, वो n इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक बार फॉर्मूला पूछा इसने, व्हाट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इस लेयर से वापस होगी। मतलब अगर कहीं पे n आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आप 9√n करेंगे तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी। तो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग है, समझे, तो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो नीचे नीचे आपकी जो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो यहाँ से वापस आ रही है। तो जैसे आप ऊपर जाओगे, मैंने बताया कि आपका n बढ़ रहा है, तो n बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो पहले रिफ्लेक्ट मारती हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो गया कि लो फ्रीक्वेंसी पहले रिफ्लेक्ट मारती है, हाई फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, ठीक है। लेकिन अब आप सोचो कि आयनाइजेशन की भी एक लिमिट होती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैंने आपको बोला कि 10⁻11 मैक्सिमम हो गया, तो फिर क्या होता है पता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये बन सकता है कि भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज़ है, इसको नोट करिए, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, तो फिर ये मतलब 30 नहीं, अप टू 30 to 40 तो चल जाएगा, ठीक है। मोर देन 40 मेगाहर्ट्ज़ अगर है, ठीक है, तो ये फिर भाई उसको क्रॉस कर जाएगा, उसका TIR नहीं होगा, ठीक है। तो इसको फिर हमें सैटेलाइट से भेजना पड़ता है, ठीक है। अप टू 30 to 40 की रेंज में, इसको एक बार एनसीईआरटी से चेक कर लेगा, एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है, डिफरेंट वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है, कि एट मैक्स इसकी लिमिट क्या है। दिस इज़, अभी मैं आपको 30 to 40 बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर 40 से ऊपर होगा तो फिर ये उसको क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट मार देगा 40 मेगाहर्ट्ज़ को, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो क्या क्या मेन बातें होंगी स्काई वेव प्रोपेगेशन, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस फिनोमेना पे काम करता है, TIR पे काम करता है, कहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, आयनोस्फेयर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या होता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं DE F1 F2, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती रहती है, ये पॉइंट हो गया है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जो किसी लेयर से रिफ्लेक्ट होगी और ये उस जगह के एन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। फिर एन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है, दिस इज अप टू 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो गई तो फिर ये रे आपकी बाहर निकल जाएगी, फिर इसको हम वापस नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्काई वेव, ठीक है। सबसे पहले कौन रिफ्लेक्ट होता है, लो फ्रीक्वेंसी पहले रिफ्लेक्ट होती है, हाई और ऊपर से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, हाँ यहाँ इसमें कहानी खत्म होगी, बाकी आपको एक फॉर्मूला नहीं देखना है, बस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो है हमारा स्पेस वेव, ठीक है। स्पेस वेव में देखो क्या होता है, स्पेस वेव को हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। देखो एक बार जे में यही पूछा है कि भाई लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का मतलब होता है डायरेक्टली सिग्नल को भेजना, ठीक है। इनमें सब में क्या, देखो ग्राउंड वेव में क्या होता है, सिग्नल डायरेक्टली नहीं गया ना, वो ग्लाइड करता हुआ गया। स्काई वेव में जाके वहाँ से TIR हो गया, ठीक है। स्पेस वेव में क्या होता है, ये अर्थ हो गई, ये हमारा एंटीना हो गया, ये रिसीवर हो गया, यहाँ सिग्नल चलेगा डायरेक्टली इसको जाके मिलेगा, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ठीक है। या फिर जिसको हम स्पेस वेव कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है आपको भेजना है ना, मैंने बोला ना कि वो 40 मेगाहर्ट्ज उसकी लिमिट होती है किसकी, स्काई वेव की। तो स्पेस वेव में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज, तो हम लोग यहाँ पे स्पेस वेव को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या होता है पता है, तो ये आप कहीं भी एंटीना कहाँ लगा सकते हो, किसी पहाड़ी वहाड़ी पे लगा दो, थोड़ा हाइट बढ़ जाएगी आपकी, सिग्नल रिसीव कर सकते हो आप, ठीक है। हिल स्टेशन में बेसिकली हम लोग स्पेस वेव को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो इसमें क्वेश्चन बनता है, इसमें बनता है न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी तक आपका कोई न्यूमेरिकल नहीं था, स्पेस वेव में बनता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या बनता है कि भाई ये जो आपकी डिस्टेंस होती है ना, ये जैसे हाइट h है, तो ये देखो ना, ये इसके आगे सिग्नल नहीं भेज पाएगा, ये डिस्टेंस d हो गया, मैं डिस्टेंस को d लिख लूँ तो d के आगे सिग्नल नहीं भेज पाएगा। मतलब अगर ये ऐसे बनाते हैं दूसरा डायग्राम, कि अगर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया एंटीना यहाँ पे, ठीक है, और इससे आप सिग्नल भेज रहे हैं, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे टेंजेंशियल हो जाएगा, तो जो बंदा यहाँ खड़ा उसको सिग्नल नहीं मिलेगा, है ना। तो जो डिस्टेंस होती है ये हमें पता करनी है कि अगर हाइट h है, इस पर बन जाता है न्यूमेरिकल, कि आपको एंटीना की हाइट गिवन होगी, ठीक है, और आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। तो देखो भाई इसको कैसे निकालेंगे डिस्टेंस को, ये हमारी डिस्टेंस d हो गई, ठीक है, ये हमारी हुई अर्थ की रेडियस, ठीक है। और एंटीना की हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ एंटीना इज h, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये टोटल हाइट कितनी होगी हमारी, ये r e है, ये h है, तो दिस टोटल हाइट इज r e प्लस h, ठीक है। और ये हमारी r e प्लस h हो गई, ये कितनी हो गई, दिस इज r e, ठीक है। और हमें ये डिस्टेंस d पता करनी है, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप साफ डायग्राम बनाना पड़ेगा, रुक जाओ यार, साइड से बना दिया डायग्राम, ठीक है। ये एंटीना हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये सिग्नल जा रहा है ऐसे, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इस एंगल को रफली वी कैन ट्रीट 90, ठीक है। और लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं हम, इसको ओ पी लिख लेते हैं, इसको पी डैश लिख लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू लिख लेते हैं, ठीक है।
अब देखो आप ट्रायंगल ओपी क्यों, देखिए इन ट्रायंगल ओपी क्यू में देखिए आप, तो जो आपका ओपी स्क्वायर आएगा ये आपका आएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए आप, हमारा ओपी कितना है, जो हमारी ओपी की वैल्यू है, ओपी इज